मित्रों, युक्तिवर्ग के पाठकों दर्शकों को नमस्कार। मैं डॉक्टर राधेश्याम। आज एक ऐसे सहज कवि की तरफ ध्यान गया जिनका नाम भवानी प्रसाद मिश्र है और नवी कविता के सर्वाधिक सशक्त हस्ताक्षरों में हो रहे हैं। अज्ञे ने उन्हें द्वितीय तार सप्तक में शामिल किया था। भवानी भाई का जन्म जिला होशंगाबाद में ग्राम टिगरिया में हुआ था। उन्होंने खुद लिखा है कि जन्म कुंडली तो मेरे पास थी जिसके हिसाब से मेरा और सब कुछ तय हो सकता था, लेकिन मैंने उसे नर्मदा में बहा दिया। अपने जीवन के विषय में उन्होंने लिखा है कि बिल्कुल छोटी सी जगह में रहता था, छोटी सी नर्मदा नदी के किनारे, बिल्कुल छोटे से पहाड़ विंध्याचल के आंचल में, छोटे छोटे साधारण लोगों के बीच, साधारण मध्यवित्त में पैदा हुआ, साधारण पढ़ा लिखा और काम भी जो किया वे भी असाधारणता से बिल्कुल अछूते थे। मेरे आसपास के तमाम लोगों की जो सुविधाएं थीं वही बस मेरी थी। एकदम घटना विहीन मेरा जीवन चला। तो हम देखते हैं कि आज जबकि ये बहस चल रही है कि व्यक्ति के चरित्र में और व्यक्ति की रचना में कोई संबंध होता है कि नहीं होता है, ये कवि भवानी प्रसाद मिश्र आज मेरी समझ से ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। दरअसल भवानी प्रसाद मिश्र को सहजता प्रिय थी, चतुराई उन्हें कहीं से प्रिय नहीं थी। उन्होंने खुद अपनी एक कविता में लिखा है कि चतुर मुझे कभी भी कुछ नहीं भाया, न औरत, न आदमी, न कविता। असाधारण मानकर मैंने उसे अपनी सहजता को ही छाती से लगाया। इस तरह से भवानी प्रसाद मिश्र ने 72-73 साल जी करके और 25 अपनी रचनाएं दी। उनका रचना काल तो वैसे 1930 से शुरू होता है, क्योंकि जो गांधी पंचशती में प्रकाशित उनकी पहली रचना है वो 24 जनवरी 1930 की है, और जो उनका प्रथम काव्य संग्रह आया था गीत फरोश की भी पहली रचना वो भी जनवरी 1930 की है। तो 30 से हम मान सकते हैं कि ये उन्होंने कविता करना शुरू किया था। वैसे गीत फरोश तो जो पहला काव्य संग्रह आया 1956 में आया था। तो गीत फरोश, चकित है दुख, अंधेरी कविताएं, गांधी पंचशती, त्रिकाल संध्या, कालजयी, संप्रति, परिवर्तन जिए, एक दो रचनाएं नहीं है, 25 ऐसी रचनाएं हैं जो कि उनकी महत्वपूर्ण है। गद्य कृतियों में जिन्होंने मुझे रचा, जिसमें कि 3 बड़े अच्छे संस्मरण है, और मैं राय दूंगा हिंदी साहित्य के विद्यार्थियों को कि उस गद्य को जरूर पढ़ें जो बिल्कुल कविता का सा सुख देती हैं। 3 संस्मरण है उसमें। बालकृष्ण शर्मा नवीन का संस्मरण है, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी का संस्मरण है, और माखनलाल चतुर्वेदी का संस्मरण है, जिन्होंने मुझे रचा इस नाम से। तो 3 व्यक्तित्वों से वो बहुत प्रभावित थे। गांधी से तो प्रभावित थे ही, गांधी पंचशती उन्होंने लिखा। गांधी से प्रभावित 2 रचनाकार, मैथिली शरण गुप्त और भवानी भाई, ये 2 ऐसे रचनाकार हैं हिंदी साहित्य के जिनको गांधी ने बिल्कुल आमूल चूल रूप से प्रभावित किया था और पूरे गांधीज़म को उन्होंने अपनी ज़िंदगी में उतारा था। जहाँ तक उनकी काव्य विशेषताओं का प्रश्न है, सामाजिक सरोकार और मानवीय दृष्टिकोण उनका बहुत प्रबल है उनकी कविताओं में। उन्होंने लिखा कि इस दुखी संसार में जितना बने हम सुख लुटा दें, बन सकें तो निष्कपट मृदुहास के 2 कण लुटा दें, दर्द की ज्वाला जगाएं, नेह भीगे गीत गाए। आप समझ सकते हैं कि उनकी कविता में मानवीय सौंदर्य जिसे कहा जाता है, जिसे अमूमन भोंडी भाषा में सेक्स कहा जाता है, वो उनकी कविता में आपको कहीं नहीं मिलेगा। प्राकृतिक सौंदर्य तो मिल जाएगा, सामाजिक दृष्टिकोण मिल जाएगा, गांव के लोगों से प्रेम मिल जाएगा, सतपुड़ा के जंगलों से प्रेम मिल जाएगा, लेकिन जो मानवीय सौंदर्य है, सत्य, शिव और सुंदर में से जो बीच का भाग है शिव, उन्होंने उसे अपनाया था। उनका मानना था कि शिवत्व ही सत्य है और शिवत्व ही सुंदर है। डॉक्टर हरदयाल ने लिखा था कि मिश्र जी प्रेम और सौंदर्य और यौवन के कवि हैं ही नहीं, या उनकी कविता में प्रेम की चर्चा बहुत कम है और मानव सौंदर्य का चित्रण प्राय नहीं है। तो इस तरह से कविता के बारे में उन्होंने, कविता की रचना प्रक्रिया के बारे में बुनी हुई रस्सी एक बड़ी महत्वपूर्ण कविता है। राजेश जोशी की आप कविताओं को पढ़िए तो कविता की रचना प्रक्रिया पर राजेश जोशी ने खूब लिखा है, लेकिन एक कविता बुनी हुई रस्सी जो कि
कविता की रचना प्रक्रिया क्या होती है इसकी समझ के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और कविता के बारे में उनकी जो राय थी, उन्होंने साफ किया था कि कविता सदा मंगल है, दुख की या हर्ष की हो, पल की हो या वर्ष की हो, भारत ने कविता को मंगल कहा है सदा, कविता की धारा में मंगल बहा है सदा। तो मंगल और कविता दोनों मिलकर एकाकार है। प्यार की बस्ती बसाने वाले, खुशबू के शिलालेख लिखने वाले कवि ने लिखा था कि बसे वह प्यार की बस्ती कि जिसमें हर किसी का दुख मेरा सूल हो जाए, मुझे त्रिशूल भी मारे यदि कोई दूर करने में उसे तो फूल हो जाए। ऐसे पर दुख कातर भवानी भाई आज के संदर्भ में, आज के समाज की प्रासंगिकता में मुझे तो बहुत प्रासंगिक लगते हैं। गाँव के व्यक्तियों से उनका बहुत लगाव था, छोटे से गांव में बसते थे वो। उन्होंने लिखा था कि धंसो गांव में जाकर एक जरा सी कुटिया छाकर, गले गले तक दुख में डूबा है किसान जीवन से उबा, धीरज उसको जरा बधाओ अगर भाग से बाहर आओ। यदि भाग्य से तुम्हें बाहर आना पड़े तो जाओ किसानों के पास बैठो और उनके दुख को सुनो। इस तरह से मिश्र जी इस तरह के कवि रहे हैं। ख़ास तौर पर प्रकृति प्रेम के हिसाब से तो बहुत ही अच्छे कवि, व्यंग्य के हिसाब से बहुत अच्छे कवि, लेकिन उनके व्यंग्य में एक विशेषता पाई जाती है। उनके व्यंग्यों की भाषा नागार्जुन और धूमिल की तरह से कभी उन्होंने सीमाओं को लांघा नहीं है। एक आचरण की जो सीमा होती है कवि के, उन्होंने कभी लांघा नहीं, उस शिष्टता में ही उन्होंने अपनी बातें कही। जैसे उन्होंने गीत फरोश लिखा था, समाज पर बहुत बड़ा व्यंग्य है। उनकी बिटिया की शादी होनी थी, पैसे नहीं थे, बम्बई भाग के गए। उन्होंने पटकथाएँ लिखी और गीत लिखा। लोग यहाँ पर समाज में कहने लगे कि ये तो गीत बेचवा कवि है, ये तो सेकंड दर्जे का कवि हो गया, ऐसा लोग कहने लगे। समाज को ये चिंता नहीं थी कि कोई संस्कृत कर्मी अपना परिवार नहीं चला पा रहा है, अपने बेटी बिटिया की शादी नहीं कर पा रहा है, उसकी हम मदद करें, बल्कि लोगों ने व्यंग करना शुरू किया। तो आकर बम्बई से लौट के उन्होंने वो कविता गीत फरोश लिखी थी कि जी हाँ हुजूर, मैं गीत बेचता हूँ, मैं तरह तरह के गीत बेचता हूँ। ये गीत भवाली की है हवा हुजूर, ये गीत तपेदिक की है दवा हुजूर, ये गीत बढ़ाने से बढ़ जाता है, ये गीत पहाड़ी पर चढ़ जाता है, या भीतर जाकर पूछ आइए आप। ये कितना बड़ा व्यंग्य है कि लोग अपना निर्णय स्वयं नहीं ले पाते। निर्णय लेने वाली पत्नियां घर में बैठी हुई हैं और बात हम पर करते हैं। तो जो कहन की भाषा है, जो बोल चाल की भाषा है, जिसे वर्ड्सवर्थ ने कहा था कि कविता की मूल भाषा यही है, उसको अपनाया था उन्होंने। प्रकृति के संदर्भ में उन्होंने कहा कि फूल लाया हूँ कमल के, क्या करूँ इनका, पसारे आप आंचल छोड़ दूँ हो जाए जी हल्का, ये कमल के फूल लेकिन मानसर के हैं, इन्हें हूँ बीच से लाया न समझो तीर पर के। तो इस तरह से जो बोल चाल की भाषा है, अजी हाँ सुनिए, इस तरह की जो भाषा है, वो कविता की बोल चाल की भाषा वो इतनी अच्छी लिखा करते थे जिसका कोई हिसाब नहीं। आज जो भाषा की क्लिष्टता है, मैं मानता हूँ कि वैचारिक संस्तरीयता आज के समाज में बढ़ी है, लेकिन भाषा जितनी सहज होनी चाहिए, जो दुष्यंत की भाषा थी, धूमिल की भाषा थी, उसके बरक्स भवानी भाई की भाषा को ठीक ढंग से पढ़ना चाहिए। उनकी भाषा मुक्तिबोध की भाषा के समान क्लिष्ट और बुद्धिबोझिल नहीं थी। अज्ञेय की भाषा के समान वो प्रतीक बहुलता को उन्होंने प्रश्रय नहीं दिया था। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना और विजय देवनारायण शाही की भाषा की तरह उन्होंने कभी आग नहीं उगला, और न तो धूमिल और नागार्जुन की भाषा की तरह अशिष्ट और बेलगाम भाषा का उन्होंने कभी व्यवहार किया। इस तरह से भवानी भाई एक ऐसे सरल और सहज व्यक्तित्व थे जिनको कि आप हाल भी पूछने जाएं तो कभी अपना हाल पूछने का उन्होंने अवसर नहीं दिया। हृदय में हृदयाघात उनको 75-76 में हुआ था। इमरजेंसी के दौरान त्रिकाल संध्या उन्होंने लिखी। तीनों कालों में त्रिकाल संध्या, 4 कौवे 4 हौवे तो बड़ा प्रसिद्ध है आजकल, सोशल मीडिया पर भी वो बहुत चला करता है, जिसमें देवकांत बरुआ अध्यक्ष थे। उन पर प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी पर, संजय गांधी पर और राष्ट्रपति पर 4 कौवे कहकर उन्होंने मजाक उड़ाया था। लेकिन भाषा कहीं भी अश्लील नहीं है, भाषा कहीं भी अशिष्ट नहीं है। तो व्यंग्यों के एक सशक्त हस्ताक्षर के रूप में भी भवानी भाई याद किए जाएंगे। आज वस्तुतः जिनको कविता पढ़ने का शौक़ है और जिनको कविता से लगाने में कोई दिक्कत महसूस होती है, तो मेरी राय है कि वो भवानी भाई को पढ़ें। मेरा उम्मीद है कि
कविता से लगाव और प्रगाढ़ होगा। आप सबका धन्यवाद।